चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है वो पिछले प्रश्न पत्रों की क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आधारित है। यानी हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जिसमें आपको पिछले प्रश्न पत्रों की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो कराई जाएगी। ठीक है, तो इस श्रृंखला का हमारा आज ये पार्ट 1 यानी भाग 1 है। तो चलिए देखते हैं हमारे इसमें कितने प्रश्न हैं। ठीक है, हम कितने प्रश्नों को हल कर रहे हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। और ठीक है, एक तरीके से आपका ये रिवीजन भी होता रहेगा इन प्रश्नों के साथ। ठीक है, और तथ्यात्मक तरीके से हल करेंगे हम, तो आपके एक प्रश्न से कम 4 उत्तर, ठीक है, या इससे कम तो नहीं मिलने वाले आपको। ठीक, तो एक प्रश्न में जो सटीक उत्तर है, एक के अतिरिक्त आप जब हल करते हैं प्रश्न को तो आपको उत्तर मिलते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। अब यहाँ हमको जो ये रचनाएं हैं इनका सही अनुक्रम पता करना है। कैसे? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो प्रकाशन वर्ष का हमको प्रकाशन वर्ष अनिवार्य रूप से पता होगा, तभी हम ये कर सकते हैं इस प्रश्न को हल, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है, और या फिर अगर आपको किसी एक रचना का भी प्रकाशन वर्ष पता होगा तो भी आप ठीक ठाक हल कर सकते हो। ठीक है, एक रचना का अगर हल पता हो, अंदाजे से आप हल कर सकते हो अगर आपने बहुत बार बार प्रैक्टिस की हुई है क्वेश्चनों की तब। बाकी अंदाज़ा लगाना मेरी तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं है। अंदाज़ा वहाँ लगाया जाता है जहाँ हम 50-50 मतलब 50% दुविधा में हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकल्प है स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। तो ये विकल्प तो हमारा गलत है, क्योंकि सबसे पहली जो रचना आनी चाहिए वो होनी चाहिए आंसू। ठीक है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है और कब लिखी गई? 1925 ईस्वी इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष। और फिर आता है हमारा क्या? पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत जी का पल्लव आएगा, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928 ईस्वी। अब आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर बार बार आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी और आपको थोड़ी दुविधा होगी तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। क्योंकि द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त और इनकी रचना जो साकेत है वो 1931 की है। ठीक है, तो चलिए, जो स्वप्न है, स्वप्न ये किसकी रचना है? ये है राम नरेश त्रिपाठी की और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। ठीक, फिर आती है हमारी सबसे बाद में साकेत। साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। ठीक, तो आप अब देखिए, अब इसमें जो आपके सही विकल्प हैं उनको ढूंढिए। साकेत, स्वप्न, पल्लव, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आंसू आएगा, फिर पल्लव, फिर स्वप्न, फिर साकेत। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प सही है। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहा गया है कि एक कथन दिया है और पूछा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक ये किस पात्र का है। कथन क्या है? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। और यहाँ पूछा जा रहा है प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो ये जो संवाद है ये किसका है? चाणक्य का है। चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया नाटक है, 1931 में। ठीक है, समय इसका क्या है? 1931 चंद्रगुप्त का। और
ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है इसके कथानक में। और कौन कौन सी घटनाएं हैं? जैसे अलक्षेंद्र का आक्रमण दिखाया गया है, नंदवंश का पतन दिखाया गया है, सेल्यूकस का पराभव दिखाया गया है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शौर्य प्रदर्शन और वीरता को इस नाटक में दिखाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, उक्ति दी हुई है और पूछा है कि जे पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरिवर होय ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? अब यहाँ पूछ रहा है कि ऊहात्मकता के अतिरिक्त यहाँ पर कौन सी विशेषता है इन पंक्तियों में? तो यहाँ पर विरह ताप दिखाया गया है, विरह ताप। क्यों? क्योंकि ये नागमती के वियोग खंड से लिया गया है। नागमती का ही विरह ताप दिखाया गया है और नागमती के वियोग खंड से लिया गया है। और नागमती का वियोग खंड किसने लिखा? ये पद्मावत में है। ठीक है, नागमती का वियोग खंड पद्मावत में है और पद्मावत महाकाव्य जो पद्मावत से लिया गया है नागमती का वियोग खंड। और पद्मावत की जो रचना हुई वो कब हुई? 1540 ईस्वी। तो नागमती का वियोग खंड पद्मावत से उद्धृत है, यानी लिया गया है, और 1540 इसका समय है। किसने लिखा? जायसी ने लिखा है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब इसमें विकल्प देखते हैं। इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। कहाँ ये विकल्प सही है? कवि वेदना की स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। बिल्कुल नहीं है, कवि क्यों मापेगा ताप की मात्रा? फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य हेतु माना? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा हमारा सही? डी विकल्प हमारा सही है, आचार्य मम्मट ने। ठीक है, आचार्य मम्मट का जो समय है वो क्या है? 11वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक, 11वीं सदी का उत्तरार्ध आचार्य मम्मट का समय है। ठीक है, इन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, आप बताइए इसमें कौन सा आपका उत्तर सही होगा? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थों का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ शब्द शक्ति होगी अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, और हमारे जो काव्य शास्त्र हैं उनमें 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ रखी गई हैं। एक तो है अभिधा लक्षणा, दूसरी है व्यंजना और एक है आपकी अभिधा, जो विकल्प में दिया गया है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि ये किस कहानी में ऐसा दिखाया गया है। तो ये कहानी है, यहाँ हमारा विकल्प सही होगा वापसी। वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में, ठीक है, बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी किसकी है? तो वापसी कहानी है उषा प्रियमवदा की। उषा प्रियमवदा की प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। अब आते हैं जरा विकल्प और जो है हमारे उनको देख लीजिए। जैसे चीफ की दावत है, ठीक है, तो चीफ की दावत जो कहानी है वो भीष्म साहनी की है, ठीक। दोपहर का भोजन है, दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी है। तो बूढ़ी काकी में काकी के माध्यम से कथानक का सृजन करते हुए मानव की स्वार्थ और कृतज्ञता पूर्ण मानसिकता का चित्रण हुआ है, ठीक है, बूढ़ी काकी में। और जो चीफ की दावत है, बुजुर्ग माँ के प्रेम और त्याग का चित्रण हुआ है, और साथ ही साथ युवा पुत्र की स्वार्थपरता और हृदय विहीनता को दिखाया गया है कि हृदयहीन पुत्र है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अगला प्रश्न हमारा है, तलाकशुदा माता पिता की संतान मानसिकता पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी हमारा सी विकल्प सही होगा, आपका बंटी, ठीक। आपका बंटी किसकी है रचना? आपका बंटी जो रचना है वो है मन्नू भंडारी की, जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। और कब प्रकाशित हुई? 1971 में। रचना का समय है 1971 ईस्वी। बाकी जो आपका है अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश का उपन्यास है, ठीक है। और आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। महाभोज आपका ये भी मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में क्या दिखाया गया है? शेखर एक जीवनी में जो वयः संधि होती है वो उसको दिखाया गया है। वयः संधि और किशोर मन जो है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है शेखर एक जीवनी में, ठीक है। और महाभोज में समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता दिखाई गई है। अंधेरे बंद कमरे में टूटते बिखरते हुए परिवार और दाम्पत्य के जीवन का चित्रण किया गया है। अब चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा आएगा क्या? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु कब लिखा गया? 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है आएगा हमारा गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। फिर आता है हमारा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। तो पहला भाग इसका आया 1940 में और दूसरा 1944 में, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आता है हमारा क्या? तमस।
तमस कब प्रकाशित होता है? 1973 में। तो परीक्षा गुरु सबसे पहले, फिर गोदान, फिर शेखर एक जीवनी, फिर तमस। आपका ए विकल्प यहाँ पर सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के जो प्रकार हैं वो क्या हैं? तो वो होंगे बीज और बिंदु। ठीक है, बीज और बिंदु। यहाँ देखिए, बीज और बिंदु। ठीक, तो विकल्प यहाँ हमारा सही होगा सी, विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो द्विवेदी युगीन जो कविताएं होती थी इसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी? तो एक प्रवृत्ति तो है इतिवृत्तात्मकता और दूसरी प्रवृत्ति है समाज सुधार। ठीक है, तो समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता, तो इसका भी विकल्प हमारा सी सही होगा। पहला और चौथा हमारा सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, पहला कथन। दूसरा कथन, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। तीसरा कथन, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। चौथा कथन है, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं हैं। तो इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? इसमें हमारा विकल्प सही है पहली बात तो सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और वज्रयान से आकर, तो 1 और 3 हमारा यहाँ सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, ये दोनों जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस इतिहास से लिया गया है और ये प्रकरण 2 में है। ठीक है, अपभ्रंश काव्य से लिया गया है, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। स्थापना और अब बात करते हैं तर्क जो हमारी रहती है उन पर आधारित जो प्रश्न है। तो स्थापना ए देखिए, जैसे विश्व में विश्वात्मकता की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दिया है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ हमारा ए और आर दोनों सही होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मकता की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। हाँ बिल्कुल, नाटक में रस प्रधान होता है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प सही होगा, ए और आर दोनों सही। फिर देखिए दूसरा अगला प्रश्न हमारा, स्थापना। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। इसमें तर्क दिया हुआ है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ हमारा ए आर यहाँ भी दोनों सही है।
ए सही और आर भी सही। ठीक है। आधुनिकता वह प्रक्रिया है जहाँ पर हम अपने समय और मनुष्य के सापेक्ष अपने नियमों में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है। आप ज़्यादा प्रगतिशील बन सके इसलिए आधुनिकता को हम अपनाते हैं ना। और यहाँ पर जो तर्क है वो भी सही है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन में नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं का जन्म होता है। जैसे आप मार्क्स को देख लीजिए। फिर देखिए स्थापना। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क क्या दिया गया है? क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। अब यहाँ पे जो आपका है ए विकल्प वो सही होगा, ए गलत है, क्योंकि दलित साहित्य और चिंतन के केंद्र में अंबेडकर का दलित समाज है, ना कि गांधी जी का हरिजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए गलत है और आर सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही होगा पहला गिरमिटिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर जी का है। कब प्रकाशित हुआ? 1999 में। हमारा अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं हम। अपने काव्य सिद्धांतों की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? तो अब यहाँ पर जो प्रश्न आया वो किससे संबंधित है? वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा विकल्प सही होगा? यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसमें हमारा जो विकल्प है वो सही होगा बी, क्रोचे। क्रोचे ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के भी प्रवर्तक हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक एस्थेटिक किस भाषा में है? इतालवी भाषा में है। तो यहाँ लिख लेते हैं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है एस्थेटिक वो किस भाषा में है? इतालवी भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। अब यहाँ उत्तरकांड की बात हो रही है कि उत्तरकांड के कलयुग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ठीक है, और ये हाँ लिखा है बिल्कुल। फिर है हमारा दूसरा विकल्प जो है वो है, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। बिल्कुल नहीं, क्यों देंगे? कलयुग में पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो हाँ, ये आपका विकल्प सही है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। क्यों होंगे भैया? कलयुग को तो अच्छा समय कहा ही नहीं गया।
तो हमारा यहाँ कौन सा विकल्प सही होता है? हमारा विकल्प सही होता है 1 और 4। सी विकल्प हमारा यहाँ सही है। ठीक है, हम जानते हैं उत्तर जो रामचरितमानस में है उत्तरकांड, तो रामचरितमानस तुलसीदास कृत है, ये हम सभी जानते हैं। समय क्या है? 1574 ईस्वी। ठीक है, 7 कांड मानस में है, बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड। ठीक, अब यहाँ पूछा जा रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। आपको फिर से आप सोचिए कितना ज़रूरी है कि हमको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। सोचिए कितने जो भी रचनाएं हैं, जो भी कृतियां हैं, उनके वर्ष हमको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। नाटक कौन कौन से दिए गए हैं? हानुश, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ हमारा विकल्प सही होगा ए। ठीक है, विकल्प हमारा ए सही होगा। ठीक, तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे और हम मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।